सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एडिफ्यूजन को और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आशीष। सो गाइस, आज हम राजनीतिक सिद्धांत पर एक चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये डिमांड थी कि राजनीतिक सिद्धांत और इससे रिलेटेड और भी बहुत से विषय पर एक सीरीज़ बनाई जाए। मेरी बहन की एक डिमांड थी और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर एक लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को जानना चाहिए। जैसे राजनीति का शब्द जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने लिया जाता है तो जनरली लोग उससे मुंह मोड़ लेते, कहते हैं राजनीतिक ये है वो है, दुनिया भर की बातें राजनीति को लेकर के होती हैं। तो आप एक एक सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि राजनीति एक्चुअली होती क्या है। आखिर राजनीति अगर गलत ही होती तो पूरे विश्व को इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना क्यों होता, क्योंकि राजनीति व्यवस्था तो पूरे विश्व में विद्यमान है। वर्तमान में लगभग 200 से अधिक राष्ट्र हैं, 200 से अधिक देश हैं। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो पूरे देश में राजनीतिक व्यवस्था क्यों होती? तो ये एक सोचने वाली बात होती है। तो चलिए बात करते हैं कि राजनीति क्या होती है और राजनीति के सिद्धांत क्या होते हैं। चलिए एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सो गाइस, आपको बस इस लेक्चर को ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, ठीक है, और अपना एक ब्रॉड व्यू डेवलप करना है। देखिए, मैं हो सकता है कि कुछ बताते बताते बहुत अंदर चला जाऊँ, लेकिन मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ राजनीति के कंसर्न में ही आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि आप केवल राजनीति सिद्धांत को पढ़ना ही नहीं, देखिए इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर समाजवाद की बात करूंगा, साम्यवाद की बात करूंगा, पूंजीवाद की बात करूंगा, जैसे आपके सामने जनरली आप सुनते होंगे कि कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं समझ में आता होगा कि जैसे बहुत से लोग तो समझदार लोग वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि 12th के बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि अगर आप ये शब्द जान लेंगे तो आगे कभी ये शब्द आपके सामने आता भी है तो आप इस चीज़ को समझने के योग्य होंगे कि क्या है ये, और एक पिक्चर आपका डेवलप होने लगेगा उस चीज़ को लेकर के। तो चलिए बात करते हैं, 2 मिनट तो मैंने इसमें ही लगा दिया। ओके, सो गाइस, चलिए बात करते हैं राजनीति के सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सो फर्स्टली देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि नीति क्या होती है, तो नीति मतलब आप समझते होंगे कि पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ऐसा शब्द आ रहा है कि पॉलिसी। क्योंकि आपको राजनीति समझना है तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति। राज की जो नीति होगी वही राजनीति होगी, है ना। तो नीति मतलब होता है कोई पॉलिसी बनाना, कोई योजना बनाना है, और राज्य से संबंधित जो नीति होगी वही राजनीति होगी। देखिए, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसके अंतर्गत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब समाज में हर व्यक्ति की जो डिमांड होती अलग अलग होती है। आप एक परिवार के अंदर ही देखें तो 5 लोगों का, अगर 5 सदस्य हैं किसी परिवार के अंदर, तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग होती है। अब पांचों लोगों की डिमांड को पूरा कर पाना एक बड़ा ही कठिन टास्क होता है ना। तो अब 5 लोगों की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, तो एक ऐसी पॉलिसी बना दिया जाता है घर में कि मतलब सबकी इच्छाओं को थोड़ा 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 करके पूरा कर लिया जाए। लेकिन देशव्यापी स्तर पर बात करेंगे जहाँ पर इतने ज़्यादा धर्म हो, इतनी ज़्यादा जातियाँ हो, इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हों, कितनी प्रकार की असमानताएं हैं हमारे यहाँ, सबकी पसंद अलग है हमारे यहाँ, खाना पीना से लेकर के वेशभूषा हर चीज़ में विभिन्नताएं हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था का होना हमारे लिए ज़रूरी है जो इन सब लोगों को समन्वित करके रख सके। तो इसका इतिहास यहाँ से जनरेट हुआ कि यूनान का एक नगर था, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। तो अरस्तु के समय की ही ये बात है कि यूनान में कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अ, कुछ लोगों के ग्रुप थे, तो उन्होंने क्या किया कि सबकी डिमांड बहुत अलग अलग थी। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, सब लोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्था डेवलप कर देते हैं जिससे कि हम अपनी शक्ति को उन्हें दे दें। क्योंकि देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ टर्म है, थोड़ा सा मैं हटके इसको बताना चाहूंगा। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। देखिए, लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेटो। डेमोस का अर्थ होता है जनता, और क्रेटोस का होता है शासन करना। तो जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो आते हैं बैक टू दी, वहां पे अरस्तु वाले टॉपिक पे आते हैं। तो
ऐसा हुआ कि वहाँ की जनता ने क्या किया, अपनी शक्ति को एक राज्य को दे दिया। राज्य का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, तो नगर राज्य बना। एक छोटी सी राज्य को बनाया गया, नगर राज्य को बनाया गया, एक नगर को ही राज्य की कल्पना बनाई दी गई, कल्पना के तौर पर उसको डेवलप की गई और अपनी शक्तियों को दे दिया गया और अपने प्रतिनिधि चुन दिया गया। प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके ऊपर शासन किया जाने लगा। तो उसी को पोलिस शब्द कहा जाता था, उसी नगर राज्य को पोलिस शब्द की संज्ञा दी गई। अब यही पोलिस शब्द जो था आगे चल के पॉलिटिक्स नाम से जाना जाने लगा, जिसको हिंदी में आप राजनीति के तौर पे कहते हैं। तो राजनीति क्या हुआ, राज्य की जो समस्त गतिविधियां होती है ना, उसी का अध्ययन जो होता है वही राजनीति होता है, राजनीति होता है। ओके, मतलब राज्य का कई प्रकार की समस्याएं होंगी, कई प्रकार की चीजें होंगी, जरूरतें होंगी। तो राज्य की समस्याओं को समाधान करना और उससे संबंधित नीतियां बनाना जो राज्य के फेवर में हो, उसी को राजनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्या है। देखिए, राजनीति का जो केंद्र है ना, वो व्यक्ति होता है। ठीक है, क्योंकि नीति बनाई जाएगी तो किसको देख करके बनाई जाएगी, व्यक्ति को ही तो केंद्रित करके बनाई जाएगी। अब इसमें बड़ा ही यहीं पे विरोधा बहुत से तरीके की विचारधाराएं आ जाती हैं। विचारधाराएं मतलब कि कई प्रकार की सोच है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को केंद्र में रखा जाना चाहिए। आफ्टर ऑल जो व्यक्ति है वही तो अपनी शक्ति दे रहा है किसी को, वही तो अपनी शक्तियों को हस्तांतरित कर रहा है, तो शक्ति व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन कुछ विचारधाराएं कह रही है कि नहीं नहीं, व्यक्ति को ज़्यादा शासन शक्ति दे देंगे तो वह, व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो वह गलत तरीके की क्रियाविधियों में संलिप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है राज्य को ज़्यादा शक्ति दे दो और राज्य उनके ऊपर शासन करेगी। तो कुछ ये विचारधारा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति को केंद्र में रखती है, जो 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 ज़्यादा शक्तियाँ व्यक्ति को देना चाहती है, उन्हें अराजकतावादी शक्तियाँ कहते हैं और अराजकतावादी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो एक ध्रुव हो गया अराजकतावादी सिद्धांत। ठीक है, मतलब एक टर्मिनल हो गया बैटरी का अराजकतावादी, दूसरा बैटरी का जो टर्मिनल हो गया वो हो गया अधिनायकवादी। अधिनायकवादी कहते हैं दो चीजें हैं। देखिए, एक अराजकतावादी है, एक अधिनायकवादी है। देखिए, मैं क्लास 12th को फोकस करके बता रहा हूँ, तो मैं हो सकता है बहुत बेसिक लेवल की बात करूंगा, हो सकता है आपको सही ना लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। तो एक चीज हो गया अराजकतावादी, दूसरी चीज हो गई अधिनायकवादी। अराजकतावादी कहेगा कि व्यक्ति को ज़्यादा शक्ति मिले, ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। ठीक है, एक चीज़ कहेगा अधिनायकवादी, नहीं नहीं, व्यक्ति को नहीं, राज्य को शक्ति मिले, ताकि राज्य को ज़्यादा शक्ति मिलेगा तो वह अच्छे से शासन करेगा, अच्छी व्यवस्था डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहीं पर दो विचारधाराएं डेवलप हो गई, एक अराजकतावादी सिद्धांत हो गया, एक अधिनायकवादी सिद्धांत हो गया। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इन चीज़ को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो थॉट यहाँ पे डेवलप हुई। अराजकतावादी क्या हुआ, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, जबकि अधिनायकवादी जो है वो राज्य को अधिक शक्ति देने पर बल देता है। ठीक है ना, और हमें क्या करना है, राजनीति ही क्या करती है, वो इन दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है, मतलब बैलेंस होना चाहिए। देखिए, बटखरा आपने देखा होगा, तराजू देखा होगा, तो तराजू हमेशा बैलेंस किया जाता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बैलेंस करके दिया जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमने पे किया कुछ और उसके बदले हमको वैल्यू जो है हमें ज़्यादा मिल गई, नहीं नहीं, हमेशा बैलेंस किया जाता है। और हमारी डिमांड क्या होती है कि हमको हमेशा ज़्यादा मिले, हमेशा ज़्यादा मिले। ये मानव की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम दे तो कुछ कम, लेकिन उम्मीद हमेशा हमारी ज़्यादा की होती है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है, और उसी के बीच जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है, सरकार वही करती है, कोशिश करती है। अब भारत तो ऐसे बहुत सारी धर्म, जाति, बहुत से आधारों पर मतलब बटा हुआ है, लेकिन राज्य ही एक ऐसा, एक हमारा भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा सफल लोकतंत्र है जो इन सबको बांध करके एक अच्छी व्यवस्था बना करके आगे बढ़ रहा है, एक प्रगति के पथ पर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, सारी बातें तो हमने कर ली कि क्या है रजकतावादी और अधिनायकवादी, लेकिन राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे कुछ है कि समाजवादी सिद्धांत क्या है, कुछ कहते हैं साम्यवादी सिद्धांत क्या है, पूंजीवादी सिद्धांत क्या है ना, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है, और व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, फांसीवादी सिद्धांत क्या है।
तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक करके डिस्कस कर, हो सकता है 2-3 पार्ट हो, 2 पार्ट में 3 पार्ट में डेवलप लेक्चर को रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आपको ध्यान से इस बात को सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये एक एक चीज़ आपके मन में जहन में उतर जाए, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में। देखिए, आपने राजनीति के बारे में तो समझ लिया कि राजनीति जो थी तुम आपकी, वो क्या करती थी, समस्त गतिविधियां जितनी थी राज्य के अंतर्गत उसका अध्ययन करती थी और उससे संबंधित राज की नीति बनाती थी, है ना, नीतियां बनाती थी। मतलब समस्याओं का समाधान हो सकता है जितना जितना हो सकता है उसको राजनीति जो है सफलतापूर्वक करती थी, कार्य करती थी, जिससे कि समस्याएं जो है दूर हो सके हैं। अब चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में। देखिए, भारत, मैंने आपको बताया कि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन भारत का एक्चुअली कोई धर्म नहीं है। संविधान ही भारतीय धर्म है और उसकी पुस्तक है संविधान, ठीक है। मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का राज धर्म जो है वही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान ही उसकी धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। संविधान ही जो है राष्ट्र की संरचना और एक व्यवस्था बनाता है, एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें प्रत्येक वर्ग को समानता मिले। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना कि साम्यवादी कहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाजवादी भी कहते हैं कि समाज में समानता होना चाहिए। तो समाजवादी कहते हैं कि प्यार से हमको समानता दीजिए, साम्यवादी कहते हैं नहीं देंगे तो छीन के ले लेंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा भारतीय लोकतंत्र जो है, उसमें संविधान ने इतनी अच्छे प्रावधान किए हैं, उसमें कई प्रकार के हमें मूल अधिकार मिले हैं, कई प्रकार के हमारे कर्तव्यों का निर्धारण है। राज्य को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपनी नीतियां ऐसा बनाइए कि जिससे राज्य कल्याणकारी राज्य हो, ठीक है ना। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकारों में हमें बताया गया कि क्या क्या हमारे मूल अधिकार होते हैं। हमें बोलने का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, हमें किसी भी मतलब व्यापार करने का अधिकार। व्यापार में किसी भी प्रकार के व्यापार का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम डाका डालेंगे किसी के घर में जाके, क्योंकि व्यापार तो ये भी हुआ ना कि हमारा घर जिससे चल रहा है वही व्यापार है, तो हमारा व्यापार हो गया चोरी करना, डाका डालना, नहीं नहीं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, युक्त प्रतिबंध है। भारत में कई प्रकार की व्यक्ति को हर प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, उसके अधिकारों की सुरक्षा की गई है। लेकिन इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि शक्तियां दी गई हैं लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब जैसे कि राइट टू वो डिग्निफाइड लाइफ है, अनुच्छेद 21 है कि जीवन जीने का अधिकार है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है तब तो फांसी दिया गया तो हमारे इस अधिकार का वो हो गया, नहीं नहीं, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कोई डांडिक क्रियाविधि करते हैं तो आपको आपके जीवन से वो किया जा सकता है, मतलब मृत्यु की सजा दी जा सकती है ना। तो हर प्रकार के वो प्रावधान तो है, लेकिन उस पर कुछ रोक भी लगाया गया है, ठीक है। अब चलिए इस पे जितने सिद्धांत थे मैं उसकी एक एक करके चर्चा करता हूँ। तो कुछ सिद्धांतों को लेते हैं, जैसे कि शुरुआत में करता हूँ, जैसे समाजवादी सिद्धांत से चर्चा की स्टार्टिंग करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम और भी जितने सिद्धांत हैं उस पर हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, समाजवादी सिद्धांत क्या है, राज्य का जो समाजवादी सिद्धांत, जैसे आपने भारत का संविधान जब देखा होगा, सुना होगा उसके विषय में, तो आपने सुना होगा कि हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना जिसे कि आप प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो ये जो समाजवादी शब्द है, अर्थात जो ये समाजवादी जो विचारधारा है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह है कि राज्य का सहयोग लेकर के जो यहाँ की जनता है उस पर शासन किया जाएगा और समाज में समानता स्थापित की जाएगी। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही चाहते हैं कि समाज में समानता स्टैब्लिश हो, सभी व्यक्ति समान हैं। क्योंकि रूसो नामक एक विचारक थे, उनका मानना था कि व्यक्ति जो है जन्म लेता है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति उसको जन्म देती है और प्रकृति सब में हमेशा बराबरी करती है, कभी वो किसी को अधिक अधिकार नहीं देती और कभी किसी को अधिकारों से निर्मुक्त नहीं करती है, ठीक है ना। मतलब जन्म तो इंसान हमेशा स्वतंत्रता से लेता है, लेकिन उसके ऊपर जो शक्तियों का आरोपित किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगाया जाता है कि तुम इस जाति से हो, तुम इस जाति से हो, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे।
है ना। तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के फोर्सेस जो अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो वही रूसो कहते थे कि व्यक्ति जन्म तो लेता है स्वतंत्रता से, क्योंकि प्रकृति तो सबको स्वतंत्रता पूर्वक जन्म देती है, लेकिन समाज उसको इतने भयंकर तरीके से जकड़ लेता है कि वह एकदम जकड़ा रहता है, हमेशा पूरी जीवन जकड़ा रहता है। सुकरात का ही आप अगर एग्जाम्पल ले लें, सुकरात ने क्या किया? सुकरात ने लोगों को बताया कि राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य क्या कर रहा है वहाँ पे? रूढ़िवादी इतनी ज़्यादा थी, जो सुकरात की बात जो है, सुकरात सोक्रेटिस, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गलत गलत विचार थे। उन लोगों को बताने की कोशिश किया सुकरात ने कि नहीं, समाज में ऐसा होना चाहिए, सबके अधिकार ऐसे होते हैं, लोगों को ऐसे अधिकार मिलना चाहिए। राज्य जो है, वहाँ के राजा जो हैं वो आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्या हुआ फिर उसके साथ? उन्होंने जैसे ही बदलाव करने की कोशिश की, समाज को बदलाव की ओर धकेलने की कोशिश किया, तो उनको जहर दे के मार दिया गया, है ना। आप जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, गैलीलियो का एग्जाम्पल ले लीजिए। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म के जो ईश्वर माने जाते भगवान है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी राज्य की जो जो रूढ़िवादियाँ थी, जो गलत प्रथाएं थी, जो वहाँ की परंपरा गलत परंपराएं थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। क्या किया गया? उनको भी फांसी दे दिया गया। गैलीलियो ने सिर्फ इतना कह दिया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा करती है। उनको भी ऐसा किया गया, उनको देश, उनके राज्य से कितना निकाला किया गया, उनको भी मृत्यु दे दिया गया। बाद में क्या प्रूफ हुआ कि गैलीलियो सही थे। तो जब भी सही चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है समाज में, तो उसका विरोध हुआ है। क्यों? क्योंकि सही चीज़ का सपोर्ट करने वाले लोग उस दौरान माइनॉरिटी थे, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो थे हमेशा बदलाव को रोकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए अपने समाज में कि जब भी कोई बदलाव आता है तो जनरली उसको बहुत ज़्यादा लोग रोकने की कोशिश करते हैं, है ना। बदलाव हमेशा होता है, होना चाहिए, ज़रूरी है। प्रकृति तो परिवर्तन चाहती है, कहते हैं ना कि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसको बहुत सारे रोकने वाले तत्व भी विद्यमान होते हैं। कहते हैं ना, मेजोरिटी लॉर्ड्स ओवर द माइनॉरिटी। तो यही स्थिति उस जमाने में थी। ठीक है, अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। तो समाजवाद जो था वो राज्य में समानता इस्टेब्लिश करना चाहता था। वो चाहता था कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को समान अधिकार मिले, सभी को बोलने का समान अधिकार हो, सभी को व्यापार करने का अधिकार हो, सभी को हर प्रकार के नियम कानून के समक्ष समता हो। समता मतलब समानता हो। किसी को इतना अधिकार न मिल जाए कि वो किसी को खरीद ले, किसी को इतना अधिकारों से वो वंचित न कर दिया जाए कि वो अपने आप को बेच दे, है ना। ऐसी स्थिति। तो समाजवाद चाहता है कि समाज में समानता तो हो, लेकिन वो राज्य के माध्यम से हो। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको बताया था एक अराजकतावादी सिद्धांत है, एक अधिनायकवादी सिद्धांत है। अराजकतावादी सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं भाई, राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य जैसी संरचना ही नहीं होनी चाहिए। जबकि अधिनायकवादी सिद्धांत कहता है नहीं, राज्य होनी चाहिए, राज्य को शक्ति दो और उसी के माध्यम से लोगों पर शासन करो, है ना। लेकिन समाजवाद क्या है? समाजवाद कहता है, देखिए ये दोनों मैं ब्रॉड फिनोमिनन थी, ब्रॉड विचारधारा थी, अराजकतावादी और अधिनायकवादी उसके अंतर्गत आते हैं, उसको सपोर्ट करने वाले सिद्धांत है। तो जो समाजवाद है वो कह रहा है कि राज्य होना चाहिए, अर्थात ये अधिनायकवाद की तरफ झुक रहा है। ये कह रहा है कि राज्य होना चाहिए और उसी के माध्यम से लोगों पर शासन किया जाए और उनको समानता दी जाए। जबकि अराजकतावादी सिद्धांत के ऊपर साम्यवाद का झुकाव है, साम्यवादी विचारधारा उस पर, साम्यवादी सिद्धांत उस पर झुका हुआ है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, राज्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य तो शोषण करने का पूरा प्रतिनिधि है, क्योंकि राज्य तो शक्ति का प्रतीक है भाई। कहते हैं ना, राज्य, हमारा राज्य है संप्रभु राज्य है। संप्रभु मतलब प्रभुत्ववादी राज्य है। वो अपना शासन खुद करेगा, अपनी अपने नियम कानून खुद बनाएगा। तो साम्यवाद जो है वह कहता है, साम्यवादी विचारधारा कहती है कि शोषक और शोषित यह दो वर्ग होते हैं समाज में। शोषक जो होता है हमेशा शोषितों पर शासन करने की कोशिश करता है, उस पर शोषण करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि शोषक जो होता है हमेशा प्रभुत्व वाला होता है, वो उच्च वर्ग का होता है, उसके पास संसाधनों की अधिकता होती है, वो पैसे वाला होता है। आप एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लें तो फैक्ट्री के मालिक और उसको उसको शासित करने वाले मैनेजर्स की संख्या कम होती है, जबकि वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो मतलब शासन करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी है और शासित होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है ना। तो वही साम्यवाद कहता है कि राज्य जैसी अगर संरचना होगी तो राज्य के शासन करने वाले लोग थोड़े से होंगे और शासित होने वाले लोग, मतलब जिस पर शासन हो रहा है, वह लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो कहता है नहीं, ये राज्य जैसी संरचना ही नहीं होनी चाहिए। मतलब शक्ति समाज में ही दे दो, समाज को ही शक्ति दे दो, व्यक्ति को शक्ति दे दो और वो अपना स्वयं से शासन करे। साम्यवादी राष्ट्र का एग्जाम्पल लें तो जैसे कि चीन हो गया,
जैसे रूस हो गया, वो समाजवादी हालांकि है, लेकिन ये दोनों मिलती जुलती विचारधाराएं हैं। हाँ, एक शक्ति को केंद्र के हिसाब से अगर देखें तो यह अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पर फोकस करता है और एक राज्य पर फोकस करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं एक स्टॉप करता हूँ। अभी थोड़ा आई थिंक मुझे थोड़ा लगता है कि ज़्यादा आपने समझ लिया है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए। थैंक यू।